बीजेपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के आरोप में कश्मीर के छात्रों पर हुई कार्रवाई का विरोध किया है। इस मामले को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें आगरा में कश्मीर के 3 छात्रों को जेल भेजे जाने का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा है कि खेल की जीत हार पर जश्न मनाने पर हुई इस तरह की कार्रवाई से हालात बिगड़ेंगे। और ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई है। इस पूरे मामले में दखल की अपील की गई है। आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत के खिलाफ जीत के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए एक व्हाट्सएप स्टेटस कथित तौर पर पोस्ट करने के आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। डंडे के जोर पे आप हुबल बदन नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमदर्दी, प्यार की जरूरत है, ताकि आप यहाँ के लोगों के दिलों को जीत के, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ आइडेंटिफाई करे, वो यहाँ के साथ आइडेंटिफाई करे। और खेल खेल होता है। इसमें चाहे आगरा में जो हमारे बच्चे, जो स्टूडेंट्स को जेल में बंद कर दिया हो, या चाहे कश्मीर में जिस तरह से नौजवानों की पकड़ दकड़ हुई है, ये बहुत गलत है। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोलती हूँ, इससे हालात बिगड़ेंगे, कुछ सुधरने वाला नहीं है। तो एक बार फिर से पाकिस्तानी राग अलापती हुई नजर आ रही है महबूबा मुफ्ती। एक बार फिर से उनका ये पाक प्रेम खुलकर सामने आ गया है, जिनमें वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दखल देना चाहिए। डंडे के बल पर रिश्ते नहीं चलते हैं, डंडे से कोई वतन परस्त नहीं बनता है। ये बयान महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिया गया है। पसंद के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं किसी को। जेल भेजने से हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। और ऐसे में 29 तारीख यानी कि कल ये चिट्ठी लिखी गई थी महबूबा मुफ्ती की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है आगरा से, उन लोगों की रिहाई की जानी चाहिए। और ऐसे में खेल और जीत चलती रहती है क्रिकेट में, किसी भी खेल में, और ऐसे में इसको लेकर किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ऐसे कदमों से माहौल केवल और केवल खराब होता है। महबूबा मुफ्ती, जो कि अक्सर पाकिस्तान के हित में ही बयानबाजी करती हुई नजर आती है, वहां के युवाओं को जिस तरीके से वो संबोधित करती है, बरगलाने की कोशिश करती हैं और आतंकवादी गतिविधियों को भी जायज ठहराती हुई नजर आती हैं। एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती उसी भाषा पर अमल करती हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने इस पूरे मामले पर दखल देने की मांग की है। पिछले रविवार भारत और पाकिस्तान के बीच में T20 वर्ल्ड कप मैच हुआ था, पहला मैच हुआ था। उसी दिन T20 वर्ल्ड कप का आगाज हुआ था और ऐसे में भारत को करारी हार झेलनी पड़ी थी पाकिस्तान के हाथों। और उन्हीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए एक व्हाट्सएप स्टेटस भी खूब वायरल हुआ था। लोग जश्न मनाते हुए नजर आए थे पाकिस्तान की जीत को लेकर। और ऐसे में जब इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई थी तो आगरा से 3 स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई थी और उसी गिरफ्तारी को लेकर महबूबा मुफ्ती अब विरोध जताती हुई। मिशन उत्तराखंड पर देहरादून पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस पर लोगों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि किसानों की अनदेखी करने वाली कांग्रेस सिर्फ चुनाव में ही दिखती है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब कोई लंबी बात करनी नहीं है। मैं मगर देखता हूं अभी कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाती है, तुरंत नए कपड़े सिला देते। 5 साल तक कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावत साहब, अब आपको जान गई है जनता। आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यहां मुख्यमंत्री थे तब नकली शराब डेनिस का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब तो दीजिए भाई। मित्रों, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे पीछे भी बोलिए जरा, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, ये कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी। ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती। ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का सोच सकती है। गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और
मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो कि साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। मैं तो क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोच दी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम, और यहां पर आकर बड़े बड़े आवाज से हमारे पुष्कर धामी को सवाल करते हैं, भैया रावत साहब आप जरा आपका स्ट्रिंग ऑपरेशन एक बार देखकर आ जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा। आपको बोलना चाहिए कांग्रेस पार्टी कभी भी उत्तराखंड का भला नहीं कर सकती। उत्तराखंड के अंदर विकास की बयान तभी आई जब संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये उत्तराखंड की जनता ने भारत, और मोदी जी ने मोदी जी ने हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर एक विकास का नया संपूर्ण बनाया है। इसके कारण आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के लिए 20,000 करोड़ का निवेश, ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई रेल लाइन 125 किलोमीटर की 24,659 करोड़ का रेल निवेश, राष्ट्रीय राजमार्ग के नगीना काशीपुर खंड को 4 लेन का बनाना 2500 करोड़ का निवेश, काशीपुर सीतारखंड नेशनल हाईवे 74 757 करोड़ का निवेश, विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना 450 मेगावाट की 3860 करोड़ का निवेश, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना 5867 करोड़ का निवेश, हरिद्वार देहरादून चौड़ीकरण योजना 593 करोड़ का निवेश, लता तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 1527 करोड़ का निवेश, मुजफ्फरनगर हरिद्वार चौड़ीकरण 754 करोड़ का प्रोजेक्ट, किसाऊ 660 जल विद्युत परियोजना 7000 करोड़ का प्रोजेक्ट, टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट 4825 करोड़ का प्रोजेक्ट, और देवबंद रूट की नई लाइन परियोजना 780 करोड़ का प्रोजेक्ट। मित्रों, 85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट एक छोटे से राज्य में मोदी जी ने एक 5 साल के अंदर करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं, मैंने तो भारत सरकार ने क्या किया इसका हिसाब दे दिया 5 साल 2017 से 2022। भाई आपकी भी 10 साल सरकार रही थी, सरदार मनमोहन सिंह इसके प्रधानमंत्री थे, रही थी या नहीं रही थी बताओ भाई, रही थी ना। अब कांग्रेस वालों को मैं सार्वजनिक रूप से कहकर जाता हूं, ये 10 साल के अंदर आपने उत्तराखंड से के लिए क्या किया, इसका हिसाब जरा ये देवभूमि की जनता को दीजिए। ऐसे नहीं चलता, आरोप कर कर भाग जाना, आंदोलन करना, कॉन्क्रीट विकास करना पड़ता है। हमने 85,000 करोड़ के काम गिना दिए, सब पर अभी काम चल रहा है। 5 साल के अंदर 85,000 करोड़ के काम, इसके आधे भी अगर आप 10 साल के अंदर गिना लो तो फिर मानेगा, मगर वो आएंगे ही नहीं। यहां से चले जाएंगे राहुल बाबा के वहां, फोटो खिंचाएंगे, ट्वीट करेंगे और फिर मानेंगे उत्तराखंड का भला होगा। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस, एसपी और बीएसपी किसी भी पार्टी का अता पता ही नहीं था।
यूपी सरकार और केंद्र की ओर से कोरोना में लोगों की मदद की गई। पहले गोरखपुर, इनमें सब में केवल एक गोरखपुर मेडिकल कॉलेज था। आज तो आजमगढ़ में हम विश्वविद्यालय भी देने जा रहे हैं। और आजमगढ़ के कार्यकर्ता नोट कर लें, 13 तारीख को, 13 नवंबर को 12:30 से लेकर के 3 बजे के बीच में एक बड़ी रैली के साथ, जैसे कुशीनगर के कार्यकर्ताओं ने, सिद्धार्थनगर के कार्यकर्ताओं ने बड़ी रैली के साथ आजमगढ़ विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी वहां आएंगे। अभी से तैयारी शुरू हो जाए और भव्य कार्यक्रम के साथ विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा कि आजमगढ़ ने पहले भी एक पूर्व मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि बनाया था, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को भी बनाया। उन्होंने आजमगढ़ को पहचान का संकट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ को विश्वविद्यालय भी दे रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी दे रही है और वहां पर एयरपोर्ट भी दे रही है। ये सब बोलने की आवश्यकता। और 13 तारीख की तैयारी अभी से करना प्रारंभ करिए। कोरोना कालखंड में एक एक मुख्यमंत्री के साथ, एक एक राज्य के साथ संवाद बना करके और पूरे संगठन को, सेवा ही संगठन है, इसके साथ झोंकने का कार्य भी केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जब जनता के सामने जा रहे हैं, इस बात को क्यों नहीं बोलते कि 1.5 वर्षों तक कांग्रेस, सपा, बसपा किसी का तो पता नहीं था, ओबीसी का भी पता नहीं था, अन्य दल भी किसी का तो पता नहीं था। तब क्या तो केंद्र सरकार का की मदद थी, या प्रदेश सरकार और उसका तंत्र था, या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था, और कोई चौथा था ही नहीं। इसके अलावा कोई पांचवा था ही नहीं। हम चेहरा देख करके बदलते जाएं, तब तो फिर पा गए थे आप राम जन्मभूमि। अगर हम केवल इस आधार पर कि मेरी जाति का है इसलिए मैं समर्थन करूंगा, तब तो कश्मीर में धारा 370 समाप्त नहीं हो पाती। नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ साथ एक ही धर्म, वह है राष्ट्र धर्म, और उस राष्ट्र धर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव के साथ जब कार्य होता है, तब कोई नरेंद्र मोदी पैदा होता है। और भाइयों बहनों, जब कोई नरेंद्र मोदी पैदा होता है, तब वर्षों और दशकों की समस्या का समाधान ऐसे होता है जैसे कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति होती है और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। बीएसपी के 6 बागी विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही बीजेपी के खिलाफ बयान देने वाले राकेश राठौड़ ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सभी सातों को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवाई। सुषमा पटेल, हरगोविंद भार्गव, असलम चौधरी, असलम रायनी, मुस्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद और बीजेपी के राकेश राठौड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो ये बड़ी सेंध समाजवादी पार्टी लगाती हुई नजर आई। समाजवादी पार्टी ने बसपा के 6 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल किया। अखिलेश यादव की मौजूदगी में इन सभी ने सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही बीजेपी के एक विधायक ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जोश में नजर आई। अखिलेश यादव बीजेपी और बसपा पर हमला बोलते हुए नजर आए। यूपी विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में लगातार ये सियासी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। कार्यकर्ताओं का, विधायकों का अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी थामने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में ये 7 ऐसे विधायक जो कि समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी सेंधमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाई दी है। यूपी में चुनाव होना है और ऐसे में हर एक राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक दांव आजमाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी
जिसके एक के बाद एक दिग्गज नेता यूपी दौरे पर मौजूद है इस वक्त, और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बसपा को अपने निशाने पर लेते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव जो कि जिले जिले जाकर लोगों की नब्ज टटोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किस तरीके से समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाया जाए इस पर जोर है। ये तस्वीर, ये मंच उस वक्त का जब आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में इन सभी विधायकों ने सदस्यता ग्रहण करी एसपी की। तो यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर एक राजनीतिक दल ने अपनी कमर कस ली है, तैयारियां जोरों पर है, और ऐसे में किसी तरह की कोई लापरवाही, किसी तरीके की कोई चूक ना रह जाए, इस पर हर किसी का ध्यान। इटली के रोम में पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन के पहले सेशन में शिरकत करने पहुंचे। इटली के पीएम मारियो द्रागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। सम्मेलन में शिरकत करने से पहले पीएम मोदी ने वेटिकन सिटी जाकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच ग्लोबल वार्मिंग और गरीबी हटाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ये तस्वीर आप देखिए, जब वेटिकन सिटी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। पोप फ्रांसिस के साथ उनकी ये मुलाकात हुई। हालांकि तय कार्यक्रम में ये मुलाकात नहीं थी, लेकिन एन वक्त पर इस मुलाकात को लेकर न्योता दिया गया। 20 मिनट ये मुलाकात होनी थी, लेकिन मुलाकात लंबी खिंची। 1 घंटे तक दोनों के बीच में कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। ग्लोबल वार्मिंग, गरीबी हटाने जैसे तमाम ऐसे मुद्दे दोनों के बीच में रहे, जिन पर दोनों ने अपनी अपनी राय रखी। वेटिकन सिटी का दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस कार्यक्रम के जरिए करते हुए नजर आए। वेटिकन सिटी जो कि इटली के बीचों बीच में है, अलग देश का दर्जा प्राप्त इस वेटिकन सिटी को है, और 1000 की आबादी इस पूरे के पूरे शहर की है। और ऐसे में ये G20 शिखर सम्मेलन जिसका फर्स्ट सेशन, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इटली के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है, और ऐसे में अलग अलग देशों के साथ किस तरीके से भारत के संबंध को और मजबूती प्रदान की जाए, इस पर भी जोर है। एक बड़ा अर्थव्यवस्था के तौर पर यह मंच, जिसमें अलग अलग देश अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी अपनी पूरी प्रेजेंटेशन रखेंगे, और ऐसे में किस तरीके से सामंजस्य बिठाते हुए हर एक देश आगे बढ़े। 2 तस्वीर जरा आप देखिए। पोप फ्रांसिस के साथ मुलाकात हुई, ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु, जिनके साथ आज ये पहली मुलाकात, करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। गर्मजोशी के साथ दोनों के बीच में अलग अलग मुद्दों को लेकर विचार का आदान प्रदान हुआ, और इसके साथ ही G20 शिखर सम्मेलन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में ही रहेंगे, और उसके बाद फिर ग्लासगो में होने वाले एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रवाना होंगे। पोप फ्रांसिस से मिलकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि पोप फ्रांसिस से गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई, मुझे उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिला और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। ये ट्वीट पीएम मोदी की तरफ से किया गया। गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई, मुझे उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिला और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने वेटिकन सिटी में प्रधानमंत्री मोदी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात का स्वागत किया है। उन्होंने करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात को देश के लिए गर्व का पल बताया। उन्होंने कहा कि अगर एक देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले शख्स से मिलता है तो ये देश के गर्व का पल है। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वेटिकन सिटी में पीएम मोदी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस की मुलाकात पर जेपी नड्डा ने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े ईसाई संप्रदाय के सर्वोच्च प्रमुख के बीच हुई बैठक इतिहास की किताबों में दर्ज होने का अवसर है। ये शांति, सद्भाव और धार्मिक संवाद की दिशा में बड़ा कदम है। भारत एक जीवंत और समावेशी लोकतंत्र है, जहां ईसाई समुदाय ने राजनीति, फिल्म, व्यापार और सशस्त्र बल जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मोदी जी के नेतृत्व में भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की राह पर आगे बढ़ रहा है। तो ये तस्वीर पोस्ट करते हुए जेपी नड्डा ने ये कहा कि ये देश के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु के साथ आज पीएम मोदी ने करीब 1 घंटे तक मुलाकात की और ऐसे में एक बड़ा संदेश विश्व स्तर पर इस मुलाकात के जरिए जाता है। आज देश के अलग अलग राज्यों में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। 3 लोकसभा सीटों में मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल प्रदेश की मंडी और दादर और नगर हवेली की एक सीट शामिल है। यही नहीं, 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सुबह से ही मतदान चल रहा है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। ये 5 तस्वीर आज 29 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह है, लोग उत्साहित है और ऐसे में जो रिजल्ट सामने आएगा इन सभी सीटों का वो 2 नवंबर को आएगा और आज अपने वोट के जरिए उन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत इस बॉक्स में कैद करते हुए ये लोग। और अब आपको दिखाते हैं दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले मतदान केंद्र की तस्वीर। ये जगह है हिमाचल प्रदेश में किन्नौर का ताशी गंग गांव, जो समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर बसा है। बर्फ से भरी इस घाटी में गांव के लोग वोट डालने पहुंचे और इसके बाद उन्होंने खुशी भी जाहिर की। रिलायंस जियो ने अपने नए फोन का फर्स्ट लुक लॉन्च कर दिया है। ये फोन दिवाली से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी का दावा है कि ये फोन सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा, जिसे केवल 1999 रुपए देकर किसी भी जियो स्टोर से लिया जा सकता है। हालांकि इस कीमत पर फोन खरीदने के बाद फोन की बाकी की कीमत आसान किश्तों में देनी होगी। इसके लिए भी कंपनी ने 18 महीने और 24 महीने के अलग अलग प्लान बनाए हैं। जियो फोन खरीदने के लिए लोगों को रिलायंस जियो की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। इस फोन के लिए गूगल ने खास तौर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम है प्रगति। फोन को गूगल और जियो ने मिलकर ही तैयार किया है, जिसे भारतीय ग्राहकों को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत की किसी भी भाषा में बोलकर फोन में वॉइस असिस्टेंट के फीचर का इस्तेमाल मुमकिन है। इसके अलावा किसी भी भारतीय भाषा में स्क्रीन पर लिखी जानकारियों को ट्रांसलेट भी किया जा सकता है। वहीं दावा यह किया जा रहा है कि इस फोन का कैमरा भी शानदार होगा। इस दिवाली स्मार्टफोन्स की दुनिया में धमाका मचाने आया है रिलायंस का जियो फोन नेक्स्ट। ये मार्केट में लॉन्च हो चुका है और दिवाली पर आप इसे आराम से खरीद सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के लिए खरीद सकते हैं, अपने लिए खरीद सकते हैं, अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत बेहद कम है, बेहद वाजिब है। 1999 रुपए में ये स्मार्टफोन आपके हाथ में होगा। आपको सिर्फ 1999 देना है इनिशियली और फिर छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स होंगे, लेकिन शुरुआत में सिर्फ 1999 आपको देना है और ये फोन आपका होगा 4G स्मार्टफोन। इतने कम दाम में शायद ही अभी बना होगा। जाहिर सी बात है, रिलायंस ने एक आम आदमी को ध्यान में रखकर ये फोन बनाया है, जहां एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव फोन्स में जितने फीचर्स जो होते हैं वो सारे ही फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। कोई ऐसा फीचर नहीं है जो मिलेंगे जो नहीं मिलेगा। हम आपको दिखाते हैं इसके फीचर्स। तो हम आपको इसके कुछ मेन फीचर्स बताते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन फीचर्स हैं वो हम आपको बताते हैं। 1999 रुपए में ये फोन मिल रहा है आपको और इसमें आपको रीड अलाउड फीचर है, यानी कि अगर आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी किसी ऐसे काम में बिजी हैं, तो ये फोन खुद ब खुद वो कंटेंट आपको पढ़ के सुना सकता है। बेहतरीन फीचर। इसी के साथ वॉइस असिस्टेंट भी है, यानी कि अगर आप हाथ से नहीं ऑपरेट करना चाहते फोन, तो आप बोल करके कोई भी काम फोन पर कर सकते हैं। फोन को आप बता सकते हैं कि आपको क्या करना है और फोन अपने आप ऑपरेट होता रहेगा। साथ ही इसमें ट्रांसलेट नाउ फीचर भी है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन है इसमें, तो आप अपनी मनपसंद की जो लैंग्वेज है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कंटेंट जिस लैंग्वेज में है उसी में आपको पढ़ना है, आप उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो कैमरा है वो भी बेहतरीन है। किसी भी एक्सपेंसिव फ़ोन की तरह इसमें वो सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो आजकल यंगस्टर्स को चाहिए होते हैं। और साथ ही साथ नाइट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेहतरीन लाइटिंग है इसमें। और
बहुत सारी मिलियंस ऑफ ऐप्स के लिए आपके पास इसमें एक्सेसिबिलिटी है, आप ऐप्स यूज कर सकते हैं बहुत सारे। तो इस तरह के ढेर सारे फीचर्स, और ये सब सिर्फ 1999 में, और ये बहुत ही अच्छी बात है, एक खुशखबरी है इस दिवाली। तो ये दिवाली होने वाली है खुशियों वाली।